इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मुझे कई अहम अफराद को ये खबरें पहुंचानी होंगी। इस पूरी मशक में मुझे एक ज़ाती फ़ायदा हासिल हुआ है। अगर CIA का जॉन स्मिथ मुझे नहीं पहचान सका तो गालिबन अब कोई भी मुझे नहीं पहचान सकेगा। तुम्हें सबसे ज़्यादा खतरा शायद ओब्रायन डीसेंट से था। तुम्हारे खिलाफ उसने मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया था। जलाल ने अपनी मालूमात की रोशनी में राय जाहिर की। अमली तौर पर तुम इस फिक्र से इस वक्त आज़ाद हो गए थे जब वो शीरी के कत्ल पर खौफसदा होकर यहाँ से दिल्ली भागा था। शीरी के नाम पर मैं जरा सी देर के लिए सोचता रहा, फिर मुझे याद आ गया कि वो ओब्रायन की कुतिया का नाम था जिसे सुल्तान शाह ने जहरीली गैस देकर ओब्रायन के मुकफ्फिल फ्लैट में हलाक कर दिया था। अब ओब्रायन भी जहन्नुम वासिल हो चुका है, जहाँ से उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। अब सिर्फ एक आदमी है जो मेरे लिए खतरा बन सकता है, किसी वक्त उसे भी देखा जाएगा। वो कौन है? भारतीय कौंसलेट का मेजर बख्शी। मैंने उसे बताया मैं कर्नल जमाल दस्ती के नाम से उससे रूबरू मिल चुका हूँ। बाद में उसे शुबा हो गया था कि कर्नल जमाल दस्ती और डैनी एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया। अब मुश्तबा सफारतकारों की फहरिस्त में इसका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। भारत ने नई दिल्ली से हमारे किसी भी सफारती मुलाजिम को निकाला तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर सबसे पहले मेजर बख्शी को यहाँ से रवाना किया जाएगा। आजकल ऐसी कार्रवाइयों में जरा सी शिद्दत आई हुई है। फौरी तौर पर वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। उसे खुशफहमी है कि कर्नल जमाल दस्ती पाकिस्तान छोड़कर आजकल मस्कत के किसी होटल में बैरों की फौज से काम ले रहा है। फिर भी तुम्हारा और उसका आमना सामना हुआ तो उसके अंदेशे बेदार हो जाएंगे। जलाल इस वक्त मुझ पर मेहरबान था। खबर ली तुम्हारी सलामती बहुत अहम है। मैं इस खतरे को जहन में रखूंगा। वो अपने बड़ों से राब्ता करके इन्हें ताज़ा खबर सुनाने के लिए बेचैन था, इसलिए उससे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता हो गया। थोड़ी देर में IB वालों ने मुझे घर पहुंचा दिया। मेरे बारे में उन्हें कुछ ऐसी ब्रीफिंग दी गई थी कि मेरे दोस्ताना रवैये के बावजूद वो अदब एहतराम की एक हद से तजावुज़ नहीं कर रहे थे। मेरी इसरार के बावजूद उन्होंने चाय नोशी से मुआज़रत की और वापस रवाना हो गए। मैं घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ अंधेरे की चादर गहरी हो चुकी थी और रोशनियां जल रही थीं। मेरे लिए दरवाज़ा खोलने का फ़र्ज सुल्तान शाह ने अंजाम लिया था। उसने अंदर दाखिल होते हुए मुझसे पहला सवाल ही किया था कि मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। तो मेरी आवाज़ पहचान गए ना? मैं नीमा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से गुफ्तगू का आगाज़ अजीब अंदाज में किया गया। उसका लहजा दबा दबा और पुरजोश था। पहचान गया। तुम कैसी हो? मैंने राहदारी में दाखिल होते हुए रवारवी में पूछा। गजाला और वीरा शायद बेचैनी से मेरी वापसी की मुंतजिर थीं। मेरे कान से मोबाइल फ़ोन लगा देखकर वीरा का मुंह बंद गया। मैं इन दोनों को हाथ से इशारा करता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कल रात तुम्हारी वजह से मुझे इतनी मार खानी पड़ी कि अभी तक मेरी बोटी बोटी दुख रही है। मेरे कानों में नीमा की मीठी और शिकायती आवाज़ गूंजी। मगर देख लो कि मैं फिर भी तुम्हें फ़ोन कर नहीं हूँ। किसने मारा था तुम्हें? मैंने चौंक कर हैर से पूछा। इस वक्त तुम कहाँ हो? मेरे दूसरे सवाल को नज़रअंदाज करके वो बताने लगी। मकबूल के भागने के बाद बाजी ने अपनी दोनों बेटियों और नौकर के साथ मिलकर घोंसों और लातों से मेरा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। मगर क्यों? तुम्हारा कसूर क्या था? मुझे वो खबर सुनकर नीमा से हमदर्दी महसूस हुई थी। मैंने तुम्हारी कही हुई बातें बाजी के सामने मकबूल को बता दी थी। तुमने ठीक कहा था। वो इस बुरी तरह घबराया कि उसी वक्त घर से चला गया और बाजी को मुझ पर गुस्सा आ गया। वो कह रही थी इनका ख्याल था कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी से इनकी एक मोटी असामी को बका दिया। यूं समझो कि मैं खुदा के घर से वापस लौटी हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नसरीन ऐसी बदमाश औरत होगी, वरना मैं तुम्हें कोई और तरकीब बता देता। बाजी कह रही थी कि मुझे वो बातें मकबूल के सामने नहीं बतानी चाहिए थी। इन्हें अलग बिठाकर पूरी कहानी सुना देती और फिर वो खुद मकबूल से निमट लेती। रात को गुस्से में उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। अच्छा हुआ कि तुम गन से निकल गई। गुजारे के लिए मैं तुम्हें कुछ रकम दे दूंगा। कोशिश करो कि तुम्हें कोई दूसरी नौकरी मिल जाए। बाज़-औक़ात तकलीफ के पर्दे में राहत और इज्जत भी पोशीदा होती है। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के अखबार में मकबूल वाली अकार्ड की खबर पढ़कर बाजी का सारा गुस्सा उतर गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मकबूल चोरी की कार चला रहा होगा। वो खबर पढ़कर तुम्हें मेरा भी यकीन आ गया होगा कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। मैंने तो तुम पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया था। यकीन ना होता तो तुम्हारे कहने पर क्यों चलती। मुझे भी अंदाजा हो गया था कि गलत रास्तों पर पड़ जाने के बावजूद तुम अंदर से एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैंने तुमसे अपने दिल की कुछ बातें कर ली थी। अखबार पढ़कर बाजी दोपहर को मेरे घर आई थी।
انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں کسی ناغے کے بغیر آج پھر ڈیوٹی پر ہوں، مگر باجی کے گھر پر آرام کر رہی ہوں۔ فرصت تھی تو تمہیں فون کر لیا۔ خدا کا خوف کرو نیما، کسی نے سن لیا تو وہ مار مار کر تم سے میرا فون نمبر اگلوا لیں گے۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں۔ لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں ہیں، باجی نرگس کے ساتھ کسی گجراتی سیٹ کی دعوت میں گئی ہوئی ہے۔ میں بالکل اکیلی ہوں، ہماری باتیں کوئی نہیں سن سکتا۔ میری وجہ سے تمہیں مار کھانا پڑی، تم نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے فون کر لیا۔ آئندہ کسی شدید ضرورت کے بغیر مجھے فون نہیں کرنا، میرے ساتھ تم بھی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ فون پر اس کے ایک گہرے سانس کی آواز آئی، پھر اس نے کہا، تم مجھے بہت اچھے لگتی ہو، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے شادی کر کے میرا دامن خوشیوں سے بھر دو؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نیما نے میرے سر پر لڑتے مارا ہو۔ میں نے بکھلا کر کہا، ہوش کی باتیں کرو نیما، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، تمہارے دماغ میں یہ فطور کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ فطور نہیں، دل کی مجبوری ہے ڈارلنگ۔ نیما جذباتی ہونے لگی۔ کل پٹتے ہوئے میں تمہارے بارے میں سوچتی رہی تھی، رات کو تم خوابوں میں مجھے اپنے ساتھ لیے نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم شادی شدہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، میں دل کھول کر تمہاری پہلی بیوی کی خدمت کروں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہاری شادی کے بعد تمہاری ماں، 3 بہنوں اور چھوٹے بھائی کا کیا بنے گا؟ تمہاری روزی کا سہارا ختم ہوتے ہی وہ در بدر ہو جائیں گے۔ تم ان فکروں میں نہ پڑو، میں نے سب سوچ لیا ہے۔ اس نے اپنی روح میں میری بات کاٹ دی۔ میں باجی کی الماری سے مقبول کی ساری دولت چرا کر اپنی ماں کے قدموں میں ڈال دوں گی۔ تم میرا ساتھ دو گے تو باجی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، میرا گھر آباد ہو جائے گا اور میری ماں بھی زندگی کی بہت سی خوشیاں دیکھ لے گی۔ مقبول کی دولت باجی کے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں نے ہر سے کہا۔ اس نے کافی دنوں سے ایک بند بریف کیس باجی کے پاس رکھوایا ہوا ہے، شاید اس میں وہی رقم ہے جو اس نے تم سے اور دوسروں سے ٹھگ کر لی تھی۔ باجی آج ہی کہہ رہی تھی کہ وہ بس ہفتے اشرے تک مقبول کنگلے کا انتظار کریں گی، پھر بریف کیس کا تالا توڑ کر اس کے سارے مال پر قبضہ کر لیں گی، کیونکہ اس نے دھوکہ دے کر ان کی بیٹی نرگس کا دل توڑا ہے۔ تم ہاں کر دو تو میں الماری سے وہ بریف کیس ہی اڑا لوں گی۔ اتنی لمبی باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ کب فرصت ملے گی تمہیں؟ دروازے کی طرف سے ویرا کی اونچی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر اسے آنکھیں دکھائی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی آنکھیں نکال کر دندناتی ہوئی میری خوابگاہ میں گھس آئی۔ یہ کس عورت کی آواز آ رہی تھی ابھی؟ نیما فون پر پوچھ رہی تھی۔ بہت تیز معلوم ہوتی ہے، بیوی تھی میری۔ میں نے اتنی آہستگی سے کہا کہ میرے الفاظ ویرا کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، پھر بات جاری رکھی۔ بہت بد مزاج اور تند خو عورت ہے، میری زندگی حرام کی ہوئی ہے، تم بالکل پرواہ نہ کرو۔ میرے الفاظ نے نیما کو ذرا بھی پریشان نہیں کیا۔ وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی، تحمل اور اخلاق سے کام لے کر میں اس کا دل موم کر لوں گی، تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ وہ کسی بھی وقت ادھر نکل آئے گی تو مجھے اپنی باجی کا نمبر دے دو، میں پھر کسی وقت تم سے بات کروں گا۔ نہیں، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ تم یہاں فون نہیں کرنا، باجی شک میں پڑ جائے گی۔ میں کل بھی بدن میں درد کا بہانہ بنا کر دھندے پر نہیں بیٹھوں گی، رات کو موقع دے کر تمہیں فون کروں گی۔ وہ عجیب خود سر لڑکی تھی، اپنے خوابوں کا گناہ میرے سر لادنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اسے سختی سے ڈانٹ کر اس کے سر سے شادی کا بھوت اتار دوں، لیکن اس نے مقبول کی دولت کا ذکر کر کے میرے دل میں ایک شبہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کی تائید یا تردید ہونے تک میں نیما سے رابطہ برقرار رکھنے کا ہنگامی فیصلہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ہتھیار ڈال دیا، موقع ملے تو تم ہی فون کر لینا، موبائل فون اپنے پاس ہی رکھنا۔ تمہاری بیوی نے بات کی تو میں بولے بغیر فون بند کر دوں گی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا، تم سمجھ لینا کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا، تمہیں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کام کے سلسلے میں میرے پاس فون آتے رہتے ہیں، میرے بعض دوست شان جتانے کے لیے اپنی آپریٹر سے نمبر ملواتے ہیں۔ میری بیوی مجھے بلا دے گی۔ نہیں، میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ نیما مصر تھی، تم ان بیویوں کو نہیں جانتے، بات چیت تو دور کی بات ہے، بیویاں غیر عورت کے سانسوں سے ہی سب کچھ پڑھ لیتی ہیں۔ تمہاری بیوی کو وقت سے پہلے کسی گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا تو وہ مجھے اس قابل ہی نہیں رہنے دے گی کہ میں تم سے شادی کر سکوں۔ اچھا بابا، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کرنا، مگر مجھ سے بات ضرور کر لینا۔ میرے اصرار پر وہ خوش ہو گئی۔ تم اتنے پیارے ہو کہ بس۔ میں نے بٹن دبا کر وہ کال منقطع کر دی۔ ویرا میرے پہلو میں کسی فوجدار کی طرح تنی کھڑی تھی۔ کال ختم ہوتے ہی اس نے آنکھیں نکال کر ترش لہجے میں سوال کیا، یہ کس سے اتنے لمبے راز و نیاز ہو رہے تھے؟ دنیا تمہاری ذات پر ختم نہیں ہو جاتی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ غزالہ کو یہ سن کر ذرا بھی خوشی نہیں ہوگی، اس نے مجھے دھمکی دی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، وہ میری خوشی میں خوش رہنے والی ایک معصوم اور فرما بردار بیوی ہے، تمہاری باتوں میں نہیں آئے گی۔ اس نے آج تک تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا تو کسی اور سے کیا کہے گی؟ یہ مت کہو وہ بہت گھنی ہے، باتوں ہی باتوں میں بارہا زہریلے اشارے کو نائے کر چکی ہے، مگر میں ہمیشہ انجان بن کر اسے ٹال جاتی ہوں تاکہ گھر میں کوئی فساد کھڑا نہ ہو۔
इसी वक्त सुल्तान शाह वहां पहुंचा और सर हिलाते हुए मानी का लहजे में बोला, यहाँ वीरा के साथ कुछ कपियां हो रही हैं और हम इस इंतजार में बैठे सूख रहे हैं कि तुम फोन पर अपनी बात खत्म करते ही हमारे पास आओगे। शुराफा दूसरों के साथ बदसलूकी नहीं किया करते, शर्त यह है कि दूसरे भी शुराफा हो, तुम जैसे ना हो। वीरा बोल पड़ी, तो क्या हम लुच्चे लफंगे और बदमाश हैं? सुल्तान शाह ने जल के पूछा, यह फैसला तुम खुद कर सकते हो कि तुम क्या हो, मैंने ऐसी कोई नारवा बात नहीं की। वीरा इत्मीनान से बोली। इन दोनों की बहस का फायदा उठाकर मैं खामोशी से कमरे से निकल गया। ड्राइंग रूम में गजाला इत्मीनान से बैठी टेलीविजन प्रोग्राम देख रही थी। उसे मेरे पास आने वाली फोन कॉल की कोई फिक्र नहीं थी, न कमरे में वीरा के पहुंचने का कोई अंदेशा। उसकी बेनियाजी पर मेरा दिल चाहा कि उसे अपनी बाहों में समेट लूं, मगर वीरा और सुल्तान शाह की करीब आती हुई आवाजों से जाहिर हो रहा था कि वो लड़ते हुए बाहर आ रहे थे। कल से आप मुसलसल मसरूफ हैं, थक गए होंगे। गजाला ने मेरी तरफ मोहब्बत अमेज नजरों से देखते हुए मुस्कुरा कर पूछा, जल्दी से नहा धोकर खाना खा लें, फिर आराम की तैयारी करें। मेरी हालत देखकर उसने अपने तजस्सुस को पसे पुष्ट डाल दिया था। अपनी आमद के बाद के वाकयात के बारे में कुछ पूछने के बजाय उससे मेरे आराम की फिक्र हो गई थी। तो मैं स्टेशन 4 से बॉब राफेल को अपने साथ लेकर रवाना हुए थे। इतनी कहानी हमने वीरा से सुन ली है, यह बताओ कि आगे क्या हुआ? सुल्तान शाह ने ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए पूछा। होना क्या था? प्रोग्राम के मुताबिक 2 अमेरिकी अफसर वहां पहुंचे हुए थे। बॉब को इनके हवाले करके हम तीनों वापस चले आए। ये सब वीरा की मौजूदगी में तय हो चुका था, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। वीरा ने हैरत और मायूसी से सवाल किया। कुछ और होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुम खुद बताओ कि वहां और क्या हो सकता था? तुम खुद को अव्वल दर्जे का बातूनी और बारीक बिन समझते हो। तुम्हारी और उनकी बातें भी हुई होंगी, इनमें कोई काम की बात भी सामने आ सकती थी। वो दोनों अनाड़ी नहीं थे। अपना आदमी वापस लेने के लिए अमरीकियों ने अपने खराट अफसर भेजे थे। वो जरूरत से ज्यादा बात करने से गुरेज कर रहे थे, इसलिए हम वापस आ गए। मैं नहीं मान सकती। वीरा ने अपनी गर्दन झटक कर कहा, तुम कोई बात छुपा रहे हो। मैं कुछ देर तक इन दोनों को जिज करता रहा, फिर इन्हें पूरी बात बता दी। मैं खुद भी थका हुआ था। इन दोनों की तफ्सीर से फारिग होकर जल्द अज जल्द गजाला के मशवरों पर अमल करना चाहता था। बॉब राफेल की बरतरफी की खबर मेरी तरह उनके लिए भी इत्मीनान बख्श थी। इस बारे में 2 राय नहीं हो सकती थी कि जो कुछ हुआ वह बहुत आबरूमंदाना अंदाज में हुआ था। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि फोन पर तुम किससे बातें कर रहे थे। वो मौजूद सिमटते ही वीरा ने एक मरतबा फिर मोबाइल फोन पर आने वाली नीमा की कॉल का जिक्र निकाल दिया। गजाला को शायद वीरा का ताकमाना लहजा पसंद नहीं आया। उसने संजीदगी से कहा, छोड़ो वीरा, ये नहीं बताना चाहते तो तुम क्यों इसरार कर रही हो? एक साथ रहने का यह मतलब नहीं कि हमें एक दूसरे पर मुसल्लत रहे। अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए, मगर निस्वानी आवाज मैंने अपने कानों से सुनी है। वीरा ने उसकी बात काट कर कहा, क्या अब भी तुम अपनी राय पर कायम रहोगी? वीरा के इंकिशाफ पर गजाला के चेहरे के तासुरात में सर मुंह फर्क नहीं आया। वो सुकून में बोली, हो सकता है कि नीमा ने फोन किया हो। ये कल उसे अपना फोन नंबर देकर आए थे, ये बात तुम भी जानती हो। इसी का फोन था, मैंने फातिहाना लहजा में कहा। और वीरा अपनी जगह पर बल खा कर रहेगी। वो काम की लड़की है, इसलिए मैं उसे वक्त दे रहा हूं। वो किसी वक्त हमारे काम आ सकती है। अपनी बात करो, सबको ना लुपेटो। वीरा ने खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने की कोशिश की। ऐसी आवारा और पेशावर लड़की तुम्हारे ही काम आ सकती है। हम में से किसी को इससे दिलचस्पी नहीं है। आज के दिन की कामयाबियों को तलखी से बर्बाद न करो। गजाला का बिगड़ता हुआ मूड देखकर सुल्तान शाह ने ऐलान किया, जब तक डैनी ने हाथ धोकर निकले खाने की मेज तैयार हो जानी चाहिए। गजाला फौरन ही उठकर किचन की तरफ चल दी। मामूल के बरअक्स वीरा ने इसका साथ नहीं दिया। तुम बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? किचन में जाकर गजाला का हाथ बटाओ। सुल्तान शाह ने उसे शर्म दिलाई। मैंने उठने का इरादा चंद सानियों के लिए मुलतवी कर दिया ताकि नई बहस का अंजाम देख सकूं। कभी कभी तुम भी घर के काम काज में हाथ बटा लिया करो। वीरा ने उस पर आंखें निकाली। हमसे ज्यादा खाते हो तो इतना काम भी किया करो। औरतें तुम्हारी जरखीर गुलाम नहीं है। औरतों के काम औरतों ही को जेब देते हैं। चलो शाबाश, जल्दी से किचन में जाओ। तुम बहुत हराम खोर हो गए हो। वीरा मुलामत भरे लहजे में बोली, तुम जैसे मर्दों को किसी माल बरदार जहाज के कार्गो होल्ड में ठूस कर 2-4 महीनों के लिए यूरोप या अमेरिका के किसी शहर में डाल दिया जाए तो अपने काम कर करके दिमाग पर चढ़ी हुई सारी चर्बी पिघल जाए। हर शख्स अपना काम खुद करता है। कभी कभी मैं अपना ही नहीं तुम्हारा काम भी कर देता हूँ। सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा, ये जले कटे ताने तुम डैनी को सुनाओ। इस शख्स ने आज तक पानी का गिलास भी खुद से नहीं लिया। सुल्तान शाह ने अपनी बला मेरे सर टालने की कोशिश की थी, जो राय गां गई। वीरा मुंह बनाकर कह रही थी, पानी के गिलास तुमको ही मुबारक हो। हम अस्काच वाले लोग हैं। अपना गिलास लबरेज हो तो इतनी एहतियात से उठाते हैं कि एक बूंद भी नहीं छलकने पाती। ला हौला वला कुव्वत। सुल्तान शाह बुड़बुड़ाता हुआ उठ गया। मुझे मालूम था कि खाने से पहले तुम किसी न किसी बहाने से 1-2 गिलास जरूर चढ़ाओगी।
स्टेशन 4 से यहाँ आते ही तुम्हारी पुरानी आदतें दोबारा उभर रही हैं। वीरा ने मजीद जलाने के लिए उसे आंख मारी और मुस्कुराते हुए बोली, वो संगलास वीराना था, ये गुलशन है। यहाँ अरबी, अजमी और अफ्रीकी तालिब इल्मों की सहूलत के लिए बहुत सी दुकानों से शराब मिल जाती है, तो मैं इस सहूलत से फैज़ क्यों ना उठाऊं? मैं तुम्हारी तरह कुफरान नेमत नहीं करती। सुल्तान शाह उसे कोई जवाब दिए बगैर ड्राइंग रूम से निकलता चला गया। तुम जल्दी से नहा कर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी एक तगड़ा गिलास बनाकर ला रही हूँ, तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। वीरा ने मुझसे कहा, कल तुमने नीमा पर मेहनत की और आज भी सारा दिन मसरूफ रहे हो, थक गए होगे। मेरी थकान का ख्याल उसे भी याद आया, मगर देर से आया, शायद इसलिए कि वो मेरी बीवी नहीं थी। वो मैनोशी के इरादे से अपने कमरे की तरफ चल दी। मैं नहाने के लिए अपनी ख्वाबगाह से मुल्हिक बाथरूम में घुस गया। नीम गर्म और फिर ठंडे पानी के तेज शावर ने जरा सी देर में मेरी तबीयत ताज़ा कर दी। बदन पर पानी पड़ा तो इश्तिहा की ख्वाहिश जाग उठी। मुझे याद आया कि हमने वो सारा दिन महज चाय वगैरह पर गुजारा था। स्टेशन 4 पर सारा दिन कुछ ऐसे हालात रहे कि हम में से किसी को दोपहर के खाने का ध्यान तक नहीं आया था। मैं गुस्ल मुख्तसर करके बाहर निकल आया। कमरे से निकलकर मैंने किचन में झांका तो गजाला रोटियां पका रही थी। सुल्तान शाह मकदूर भर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। वीरा ने इस वक्त किचन में जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए गजाला पर काम का बोझ बढ़ गया था और खाना लगने में ताखीर होने के रोशन इम्कानात नजर आ रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वीरा सोफे पर नीम दराज सिगरेट का कश ले रही थी। उसके सामने मेज पर मौजूद दोनों शफाफ गिलासों में मौजूद स्याल का रंग खतरनाक हद तक गहरा था। एक गिलास लबरेज था, दूसरा निसफ रह गया था। वीरा ने खासी बेसब्री से मैनोशी की इब्तिदा की थी। क्या नीट ही भर लाई हो? मैंने उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा। 50-50 यानी नीमा नीम है। वो मेरी आंखों में झांक कर मुस्कुराई। अस्काच में बराबर का ठंडा यख पानी मिलाया है, तेजी से पियोगे तो नीमा वाला सरूर ताज़ा हो जाएगा। अब वो मजबूर लड़की ना जाने कब तक तुम्हारे ज़हन पर सवार रहेगी। मैंने तुरमहमेज लहजे में कहा, देखो डैनी, तुम मेरे शौहर नहीं दोस्त हो, समझे? उसने आगे झुककर तेज लहजे में सरगोशी की। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मेरे सामने तुम्हारे झूठ नहीं चल सकते। सच से बताओ कि कल इसे उसके अड्डे से निकाल कर कहाँ लेकर गए थे? सिर्फ साहिल समंदर तक। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, हम कहीं भी गाड़ी से नहीं उतरे, नसरीन के घर से साहिल और फिर वापस। वीरा कुछ कहे बगैर चंद सानियों तक मेरी आंखों में झांकती रही, फिर उसने अपना गिलास उठा लिया। गिलास उठाओ, ये पहला लंबा जाम तुम्हारी नीमा के नाम होगा। मैंने शराब नोशी तर्क कर दी है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे आगाह किया। हाई? वीरा की आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई। क्या मैं तुम्हारे दावे पर एतबार कर लूं? गिलास सामने है और मैं तुम्हें पीते हुए देखूंगा। मेरे दावे का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? मगर क्यों? तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी खामोशी से कब और कैसे कर लिया? बड़े फैसले खामोशी से और अचानक ही किए जाते हैं। मैंने उसे संजीदगी से जवाब दिया। अपना गिलास खत्म करके मेरा गिलास भी तुम ही पी लेना। अपने कमरे का एक चक्कर लगाने से बच जाओगे। मैंने उसे यह बताने की जरूरत नहीं समझी थी कि मेरे इस फैसले का मुहर्रिक क्या था। मेरे इनकार पर वीरा अपने गिलास को लबों तक ले जाना भूल बैठी थी। उसने पूछा, ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे साथ बैठकर पीने से तौबा की हो? गजाला हमारी ऐसी बैठकों को पसंदीदगी की नजर से नहीं देखती। मेरे इस फैसले का गजाला से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। यह मेरा अपना फैसला है। कहीं भी मेरे हाथ में शराब देख लो तो तुम मेरा हाथ तोड़ देना। नहीं पीनी तो फिर कहीं भी नहीं पीनी। शायद तुम्हें अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा, डरते हो कि कहीं ज्यादा पीकर बहक न जाओ। उसने टटोलने वाले अंदाज में कहा, तुम जो चाहो समझ सकती हो, मैं कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। बात कहते कहते मेरी नजर उसके गिलास पर पड़ी और मैंने बेसाख्ता उसे टोक दिया। देखो, तुम्हारा गिलास टेढ़ा हो रहा है, अस्काच गिरने वाली है। उसने चौंक कर अपना हाथ सीधा किया, गिलास ऊपर उठाकर उसे देखा और फिर होंठों से लगा लिया। तेज अस्काच का बकिया निस्फ गिलास एक ही सांस में खाली करके उसने मेज पर रखा तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी थी। मुझे अंदाजा था कि तेज अस्काच का लंबा घूंट लिया जाए तो हल्क से मेदे तक आग की एक लकीर सी तैरती चली जाती है और इस लज्जत अंगेज सोजे से आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। वीरा चंद सानियों तक खामोशी से सिगरेट के कश लेती रही, फिर दोबारा भूले हुए मौजू पर आ गई। तो तुम नीमा को सिर्फ साहिल समंदर तक लेकर गए थे। तुम बिला वजह इस बात पर अपना सर खपा रही हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? फिर आज उसने तुम्हें क्यों फोन किया था? वीरा ने दूसरा भरा हुआ गिलास अपने सामने सरका लिया। इस वक्त काफी अल्कोहल तुम्हारे मेदे में उतर चुकी है, इसलिए मुझे जुबान खोलनी ही पड़ेगी। मैंने पहलू बदल कर कहा। कल वो मकबूल को खौफजदा करके भगाने पर पीटी थी। आज मसरूका अकार्ड की खबर अखबार में पढ़ने के बाद उसकी मालकन या नायिका ने उसे माफ कर दिया। ये बातें वो मेरे इल्म में लाना चाहती थी। तुम्हारी गुफ्तगू उससे जान छुड़ाने वाली नहीं थी। तुम फोन करने के लिए उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे।
बल्कि उसका नंबर लेकर खुद उससे राब्ता बरकरार रखने के ख्वाह थे। तुम इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? मैं वीरा को उसके सवाल का मुस्कित जवाब दे सकता था, मगर मैं इस मौजू पर जुबान खोलने से गुरेज कर रहा था। मैं नरमी से कहा, वो भी जान छुड़ाने की कोशिश थी। क्या तुम मुझे इतना ही गया गुजरा समझती हो कि जो औरत चंद सिक्कों के मोल हर वक्त हासिल की जा सकती है, उसके लिए मैं अपना वक्त बर्बाद करता फिरूंगा? इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में कोई बात यकीन से नहीं कह सकती। शराब तुम्हारे खून में रची हुई थी, आज तुमने अचानक इसे तर्क कर दिया। राजर ब्रुक की जुबान से बुनियाद परस्त का लफ्ज सुनकर तुम यकायक भड़क उठे थे। मेरे लिए ये बातें किसी खास समत की निशानदेही कर रही हैं। ऐसी हालत में तुम कोई भी फैसला कर सकते हो। हालत? मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम किस हालत की बात कर रही हो? क्या तुम ये समझ रही हो कि मेरा दिमाग चल गया है? मैं पागल हो गया हूं? जहां बात हो रही है इसे वहीं रहने दो। उसने दूसरे गिलास से एक छोटा सा घूंट लेकर कहा, इसे इतना आगे मत ले जाओ। मुझे तुम इस वक्त किसी खास रूह के जेरे असर आए हुए नजर आ रहे हो। मैंने हर से आंखें फाड़ कर वीरा की तरफ देखा। वो पूरी तरह संजीदा थी। वो जो कुछ कह रही थी मेरे लिए दिलचस्प लेकिन जरा गैर वाज़ेह था। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं पूरी तरह होशो हवास में हूँ। तुम्हें सींग नहीं मारूंगा। तुम जो कुछ कहना चाहती हो जरा खुलकर कहो। इसी वक्त सुल्तान शाह ने डाइनिंग टेबल पर चमचे से एक प्लेट को बजाना शुरू कर दिया। वो इसकी तरफ से मेज तैयार होने का ऐलान था। अपनी ये बेतुकी मौसीकी बंद करो। वीरा ने गिलास से मजीद एक घूंट लेकर कहा, हम बहरे नहीं हैं, 1 मिनट में मेज पर आ रहे हैं, आ जाओ। वो अपना गिलास लेकर उठ खड़ी हुई। अच्छा है कि इस गुफ्तगू में सब शामिल हो जाएं, वरना बाद में हर एक को अलग अलग पूरी बात बताने में मेरा दिमाग खाली हो जाएगा। तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है कि वो पहले ही खाली हो चुका है। मैंने उसके मशवरे पर अमल करते हुए अपनी जगह छोड़ दी, मगर फिर भी मैं तुम्हारे नादर ख्यालात से आगाह होना चाहता हूँ। किचन के मामलात में इस वक्त वीरा के अदम ताउन के असरात ज़ाहिल करने के लिए सुल्तान शाह ने पूरी तरह गजाला का हाथ बटाया था। वो दोनों मेज लगाए हुए हमारे मुंतजिर थे। वीरा ने वहां पहुंचते तारीफी नजरों से मेज का जायजा लिया और सुल्तान शाह की पुष्ट पर थपकी देते हुए बोली, शाबाश, इसी तरह गजाला का हाथ बटाते रहा करो ताकि मुझे सुख का सांस लेने का मौका मिल सके। चंद दिनों में खासे सुगड़ हो जाओगे। इस ख्याल में न रहना मुझे वक्त पर नाश्ता और खाना तैयार नहीं मिला तो मैं बिला तकल्लुफ होटल बाजी शुरू कर दूंगा। वीरा ने उसके शाने पर हाथ मारा और कहा, इस वक्त कड़वी बातें मत करो। तुम्हें जश्न मनाना चाहिए कि डैनी ने शराब नोशी तर्क कर दी है। इन दोनों के लिए वाकई बड़ी खबर थी। इनकी तहय्युर ज़दा निगाहें मेरी तरफ उठी। वीरा के बरक्स मेरे दोनों हाथ खाली थे। गजाला की आंखों में मोहब्बत, अपनायत और फख्र से मिली जुली चमक तैरने लगी। क्या वीरा वाकई सच कह रही है? सुल्तान शाह ने तहय्युर ज़दा लहजे में मुझसे पूछा। हाँ, मुझसे पहले वीरा बोल पड़ी, मगर यह इतनी ज्यादा खुशी की बात नहीं है। राजर ब्रुक ने बुनियाद परस्ती का ताना देकर डैनी के जहन में दबी हुई किसी चिंगारी को हवा दे दी है। इसके नतीजे में डैनी ने शराब छोड़ दी और अब शायद गंदे बाजार की दलदल में फंसी हुई एक बेसहारा लड़की को सहारा देकर एक और नेकी कमाने का इरादा रखता है। नीमा को अपना घर और अपना शौहर मिल जाएगा। डैनी का ज़मीर मुतमईन बल्कि कुछ ज्यादा ही मुतमईन हो जाएगा। इस वक्त वीरा अस्काच के ज़ेरे असर कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। उसने कई बातों को गैर ज़रूरी तौर पर यकजा करके अपने तौर पर एक कहानी बना ली थी जिसकी तरदीद जरूरी हो गई थी। मैं दरमियान ही उसके बात काट दी और कहा, नीमा तुम्हारे असाब पर छाई हुई है। हालांकि बात सिर्फ इतनी है कि वह फोर्ड फाउंडेशन के खिलाफ बनाई हुई अकरम इलाही की फाइल तक हमारी रहनुमाई कर सकती है। वीरा हैरत से मुंह फाड़ कर मुझे देखने लगी जैसे यकायक मेरे सर पर सींग निकल आए हों।